गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। हम पढ़ रहे थे बच्चों चैप्टर अपना द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, जिसमें हम जान रहे थे रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में और उनके बचपन के बारे में। हमने देखा था कि हाउ ही एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, की वो साइंस की दुनिया में कैसे कदम रखते हैं। बच्चों क्या जाना था हमने, किसकी मदद से उनका जो इंटरेस्ट है वो साइंस के प्रति जागृत होता है, या फिर ही स्टार्टेड लविंग साइंस, किस वजह से। आप रीजन बताएंगे। तो रीजन जो था बच्चों, देवर बटरफ्लाइज, ठीक है, और कुछ नहीं बल्कि बटरफ्लाइज में जो उनका इंटरेस्ट था वो उनको कहां लेकर के आता है, साइंस की दुनिया में, या फिर आप कह सकते हैं ओपन्स द डोर ऑफ साइंस फॉर हिम। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें हमने देखी थी। क्या क्या अवार्ड्स उन्हें मिले ये सब भी हमने देख लिया था। आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको चैप्टर रिवाइज करते हुए चलना है हमेशा। सर्ल स्कॉलर अवार्ड, स्केरिंग प्लफ अवार्ड, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए उनको ये अवार्ड मिले थे। ठीक है, और स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया गया था, क्योंकि वो इतने ज्यादा फेमस इसलिए हुए बिकॉज एट द एज ऑफ 22 ही वाज वर्किंग ऑन दी थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। ये इस थ्योरी पे काम करने लग गए थे, इस वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुए। इवन हम देखते हैं कि इनका जो आर्टिकल था वो भी पब्लिश होता है, उसको जगह मिलती है एक साइंटिफिक जर्नल में, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में उसको जगह मिलती है। वहां पे वो अपने आर्टिकल को क्या करते हैं बच्चों, पब्लिश कर पाते हैं। और ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई कॉलेज स्टूडेंट को ऐसी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज से पहले आज तक नहीं मिली थी। ठीक है, तो ये ईवरेट ही थे जिन्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी। और इस अपॉर्चुनिटी मिलने के पीछे भी रीजंस थे। द रीजंस वर हिज हार्ड वर्क एंड हिज इंटरेस्ट इन साइंस। ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी और हम वो देख ही चुके हैं बच्चों कि वो क्लास सेकंड में थे या ग्रेड सेकंड में थे, तभी से उनके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया था क्या करने का, चीजों को कलेक्ट करने का। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चों रीडिंग पेंसिल्वेनिया में रहा करते थे, वो बताते हैं कि वहां पे करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं होता था। ठीक है, और चाहते तो वो बाकी बच्चों की तरह आलतू फालतू की चीजों में ही कुड हैव वेस्टेड हिज टाइम, लेकिन वो अपने समय को वेस्ट ना करते हुए उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने एक प्रोडक्टिव वर्क करना शुरू किया, एंड दैट वाज कलेक्टिंग थिंग्स। शुरू में वो रॉक्स को कलेक्ट किया करते थे, फॉसिल्स, कॉइन्स, ये सारी चीजें कलेक्ट करते थे। लेकिन धीरे धीरे जितने इंटरेस्ट के साथ वो इन चीजों को कलेक्ट करते थे, एक दिन उनके अंदर डेवलप हुआ कि वो क्या कलेक्ट करेंगे, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करेंगे, क्योंकि शायद हो सकता है बच्चों बटरफ्लाइज उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। ठीक है, तो उन्होंने बटरफ्लाइज भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और भी बहुत सारी चीजें वो करते थे। वो क्या थी कि वो एक, उनका एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। एस्ट्रोनॉमी मतलब साइंस ऑफ स्पेस एंड स्टार्स एंड ऑल। ठीक है, उनका बहुत ज्यादा इसमें रुचि थी और वो क्या करते थे बच्चों, स्टार गेजिंग किया करते थे, मतलब रात के समय में आसमान की तरफ देखते थे और सितारों को देखा करते थे। किसकी मदद से? टेलीस्कोप की मदद से। ठीक है, ये सब हमने देखा था। और हमने ये भी जाना था बच्चों कि उनकी उनके अंदर जो ये ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी और एक जो उनके पास ब्राइट माइंड जो मिला था, ठीक है, बाय बर्थ उनके पास एक बहुत ज्यादा ब्राइट माइंड था। उसको किसने समझा? उनकी मदर ने बखूबी समझा कि मेरे बेटे के अंदर क्या टैलेंट है, और उन्होंने उस टैलेंट को क्या किया, और ज्यादा एनकरेज किया और ज्यादा सपोर्ट किया। कैसे सपोर्ट किया बच्चों? उनको नई नई चीजें और ज्यादा सिखा करके, और उसको सिखाने के लिए वो क्या करती थी, उनको अलग अलग जगहों पे ट्रिप्स के लिए ले जाया करती थी, घुमाने ले जाती थी। ठीक है, टेलीस्कोप्स लाके देती थी, माइक्रोस्कोप्स देती थी, कैमरास देती थी, और माउंटिंग मटेरियल्स वगैरह भी वो उन्हें ला करके देती थी। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें देखी। तो आप कह सकते हैं कि बचपन में उनका इकलौता फ्रेंड उनकी मदर ही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया तो उनके बाकी के दोस्त भी बने। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी मदर को इग्नोर करना शुरू किया। वो रात को बैठ करके हमेशा डाइनिंग टेबल पे साथ ही डिनर किया करते थे, खूब सारी बातें किया करते थे, और जो कुछ भी दिन भर में हुआ रहता था, जो भी इंसिडेंट्स हुए रहते थे, उनको आपस में डिस्कस करते थे। और उनकी मदर उनको कुछ ना कुछ नई नई चीजें सिखाती रहती थी, चाहे वो बाहर से रिलेटेड चीज हो, नॉलेजेबल चीज हो, या फिर आइदर दे वर दी हाउस होल्ड कोर्स ऑल्सो, मतलब घर के जो काम होते हैं वो भी उनको उनकी मदर सिखाया करती थी। ठीक है अच्छा, तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ऐसा कलेक्ट करते करते उन्होंने 25 स्पीशीज, जितनी भी स्पीशीज उनके होम टाउन में, यानी कि रीडिंग में, होम टाउन क्या था बच्चों उनका? रीडिंग था। वहां पे जितनी भी 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज थी वो उन्होंने कलेक्ट कर ली थी। ठीक है,
इतनी कम एज में इतनी सारी चीजें उन्होंने कर ली। ठीक है, देखो ये सारी स्पीशीज जो थी बच्चों उन्होंने कलेक्ट करी थी। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब वो कलेक्ट करके बोर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट सारी ही स्पीशीज कलेक्ट कर ली थी, तो फिर तब तक क्या होता है, उनकी मदर उनको एक बुक ला करके देती है, और ये बुक उनकी लाइफ में बच्चों क्या बनता है, बहुत ही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है। और उस बुक का नाम क्या था, ये आपको अच्छे से याद रखना है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ठीक है बच्चों, इसको याद रखेंगे आप। और ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों कि बिकॉज दिस बुक प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन ईब्राइट्स लाइफ। ठीक है, अगर शायद वो ये बुक के, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत सारी बुक्स आगे जाके पढ़ी और बहुत सारी बुक्स पब्लिश भी करी, खुद भी लिखी, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत इस बुक से हुई थी, इसलिए ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस बुक के ऑथर कौन थे बच्चों, इसके बुक के ऑथर थे डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहर्ट, जो कि क्या थे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, टोरंटो कनाडा में क्या थे बच्चों, वो एक प्रोफेसर थे। ठीक है, तो इस बुक के एंड में डॉक्टर अर्कहर्ट ये एक तरह से आप क्या करते हैं, अपील करते हैं अपने रीडर्स से कि जिन्होंने भी ये बुक कंप्लीट कर ली है वो क्या करें, वो जितनी भी मोनार्क बटरफ्लाईज है उनको कलेक्ट कलेक्ट करने में और उनमें टैग लगाने में मेरी हेल्प करें। और बदले में वो क्या करते हैं, सबको टैग सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उनकी मदर क्या करती है, अर्कहार्ट को लेटर लिखती है, उसके बदले में अर्कहार्ट उनको टैग्स दे देते हैं। तो शुरू में जो हमारे ईब्राइट है वो टैग्स लगाना शुरू करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं बटरफ्लाईज को, उनमें टैग्स लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें लगने लग जाता है कि ये प्लान जो है, ये जो आइडिया है, ये बहुत ज्यादा, दिस आइडिया इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तो क्या शुरू करते हैं, वो फीमेल बटरफ्लाईज को कलेक्ट करते हैं, उनके एग्स को अपने पास क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उनको रेज करते हैं, रेज करना मतलब उनको बढ़ने देते हैं। ठीक है, जैसे एग से फिर वो कन्वर्ट होती है कैटरपिलर में, कैटरपिलर से वो कन्वर्ट होती है प्यूपा में, प्यूपा से वो बनती है बच्चों एडल्ट बटरफ्लाई। जब वो एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती हैं तो उनके विंग्स में ईब्राइट क्या करते थे, टैग्स को लगा के उनको फ्री कर दिया करते थे, उनको छोड़ दिया करते थे। ठीक है, और ऐसा वो कई साल तक करते रहे। और यहाँ पे जो कलेक्शन करने का काम है और ये एग्स को रेज करने का काम है, ये सारा काम कहाँ चल रहा था बच्चों, ये उनके घर के बेसमेंट में चल रहा था, ये भी हमने देखा था। ठीक है, ऐसा करते करते भी काफी साल बीत गए और उसमें उन्होंने इतने सारे बटरफ्लाईज को टैग्स वगैरह लगाया, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों, फिर से उनको इस काम में क्या आने लगी, थोड़ी सी बोरियत आने लगी, क्योंकि काफी सारे उनको जो रिजल्ट्स थे, जिन जिन रिजल्ट्स की उनको एक्सपेक्टेशंस थी, वो रिजल्ट्स उनको नहीं मिल रहे थे। ठीक है, क्योंकि जिन बटरफ्लाईज को उन्होंने टैग्स लगा के फ्री किया था, उनमें से बहुत ही कम बटरफ्लाईज थी जो उनको वापस मिली थी। इट वॉज रिटन हियर, इट वॉज ऑल्सो मेंशन्ड दैट इट वॉज देवर हार्डली 1 or 2 बटरफ्लाईज दैट वर रिकैप्चर्ड, मतलब जिनको फिर से रिकैप्चर किया गया, ऐसी शायद 2 या 3 ही बटरफ्लाईज थी, और वो भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं मिली थी, दे वर जस्ट 75 माइल्स अवे। इसलिए उनका इंटरेस्ट यहाँ से थोड़ा खत्म हो गया इस सब्जेक्ट पे, और फिर उन्होंने अपना जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा चेंज किया बच्चों। ठीक है, इसके बाद हमें बताया जाता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बच्चों आता है उनके स्कूल में, जब वो 7th ग्रेड में होते हैं, एक साइंस फेयर आता है। और इस साइंस फेयर में मैंने आपको ऑलरेडी साइंस फेयर एक्सप्लेन कर दिया था कि साइंस फेयर क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा, जो आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने भी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया होगा, तो आई होप कि आपको बखूबी ये पता है कि साइंस फेयर में क्या होता है। ठीक है, तो साइंस फेयर में ये भी अपना एक मॉडल लेके जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इस मॉडल में क्या हो जाता है बच्चों, ये हार जाते हैं, ई ब्राइट गेट्स लॉस। ठीक है, वो हार जाते हैं, और हारने के पीछे कारण क्या था, जब वो इस बात पे रिसर्च करते हैं कि आखिरकार मेरी हार क्यों हुई, क्योंकि ईब्राइट को हारना पसंद नहीं था। ठीक है, हमेशा से ही वो एक ब्राइट स्टूडेंट रहे थे, क्लास में उनके अच्छे ग्रेड्स आते थे, तो जब वो पहली बार लाइफ में फेलियर को फेस करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा क्या होता है, डीपली वो इस बात को महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा सैड फील करते हैं, बट इसके बावजूद वो क्या करते हैं, इस चीज को, अपनी मिस्टेक को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और इम्प्रूव करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि मैंने आखिरकार कहाँ गलती करी। तो वो रियलाइज करते हैं कि उनसे गलती ये हुई कि जो उनका प्रैक्टिकल था बच्चों, या फिर आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट था, इट वॉज नॉट अ रियल एक्सपेरिमेंट, उसमें कोई रियल एक्सपेरिमेंट नहीं था, उन्होंने सिर्फ जो थियोरेटिकल चीजें थी उन्हीं को एक्सप्लेन किया था। और वो करते क्या है, माइक्रोस्कोप के अंडर जो बच्चों आपने देखा होगा स्लाइड्स रहती हैं, ठीक है, आपने अपनी बायोलॉजी लैब में देख लिया होगा अभी तक, जो स्लाइड्स रहती हैं उसमें फ्रॉग के
टिश्यू को क्या किया, कलेक्ट किया और उन्हीं को माइक्रोस्कोप के थ्रू वो दिखा रहे थे और उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। तो ये सारा तो क्या हो जाता है बच्चों, ये एक थ्योरेटिकल वर्क हो जाता है। इसमें कुछ भी रियल एक्सपेरिमेंट नहीं था, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं थी, वर्किंग मॉडल ये नहीं था, इसलिए वो इसको क्या करते हैं, नहीं जीत पाते। और यहाँ पे वो समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ साइंस को पढ़ने से या फिर थ्योरी पढ़ने से, उसको रटने से काम नहीं चलेगा, मुझे साइंस को क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा और उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात उनको अच्छे से समझ आ जाती है। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? इज देयर एनी डाउट टिल हियर? ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स, तो हम कहाँ पे थे कि ईब्राइट इसलिए अपने मॉडल को या फिर साइंस फेयर में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, थ्योरेटिकल बेस्ड था, ना कि प्रैक्टिकल या फिर आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नहीं था। और ये चीज बच्चों आपको भी ध्यान में रखनी है, अगर आप में से किसी को भी साइंस में इंटरेस्ट है तो सिर्फ साइंस की थ्योरी ना पढ़े, क्योंकि साइंस एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे कि ऑन दी अदर हैंड सोशल स्टडीज आपके पास है, वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, चाहे वो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता है बच्चों, सिर्फ चीजों को समझना पड़ता है, डेफिनेशंस, क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जहां पे आप सिर्फ लर्न करके काम नहीं चला सकते, आपको समझना भी है, साथ ही साथ जो आपने समझा है आप उसको कितना रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस में। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट के लिए। इसलिए बच्चों दिस इज माय सजेशन टू यू ऑल्सो, अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो जो आपके पास नॉलेज है उसको सिर्फ और सिर्फ लर्न करके और प्रेजेंट करने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि उसको क्या करें, एक्सपेरिमेंट्स करके सामने उस पे कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करते रहें। ठीक है, उसको रियल लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में भी उस साइंस को जो आप पढ़ रहे हैं उसको यूज करें, या फिर ये समझें कि जो मैंने पढ़ा था वो कहाँ यूज हो रहा है मेरी डेली लाइफ में, क्योंकि डेली लाइफ में आप कहीं पे भी बाहर निकलते हैं, चारों तरफ साइंस यूज हो रही है। ठीक है, दिस लाइट इज, ये लाइट जल रही है, इस पे भी साइंस है। ठीक है, आप मुझे क्या कर पा रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस के थ्रू देख पा रहे हैं, इस पे क्या साइंस लग रही है, हर जगह यही सवाल पूछते रहिए, क्यूरियस बनिए। एक साइंस के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा क्यूरियस होने की जरूरत होती है, जैसे कि कौन थे बच्चों, हमारे केस में ईब्राइट थे। ठीक है, अगर वो क्यूरियस ही तो थे, इसी वजह से वो इतने साइंस की फील्ड में इतने आगे तक जा पाए, क्योंकि साइंस के तो बथेरे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स क्यों बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं बच्चों, क्यूरियस होते हैं। ठीक है, वो हर चीज पूछते रहते हैं अपने आप से या फिर अपने टीचर से कि ये ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, उनके दिमाग में क्वेश्चंस चलते रहते हैं। तो ये चीज आप लोगों को भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे हमें ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्यूरियस ही नहीं थे ईवराइट, बल्कि उनके अंदर क्या था, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट था। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट यानी कि प्रतिस्पर्धा करने का स्पिरिट, एक जज्बा उनके अंदर था। ठीक है, उनको प्रतिस्पर्धा करना अच्छा लगता था, लोगों से compete करना अच्छा लगता था। और आप आगे चलकर ये जानेंगे कि जो उनकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, इट वाज नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। ये नेगेटिव सेंस वाली नहीं थी कि उनको सिर्फ ये था कि मुझे जीतना है, दूसरों से बेहतर बनना है। उनको ये कंपटीशन की स्पिरिट इसलिए थी क्योंकि उनको हर काम क्या करना था, बेस्ट करना था, उसमें अपना परफेक्शन देना था, उसमें अपना 100% और बेस्ट देना होता था। इसीलिए बच्चों उनके अंदर ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी। वो किसी को हराने के लिए नहीं जीतना चाहते थे, वो जीतना चाहते थे क्योंकि उनको क्या करना था, जो भी करना था उसमें अपना 100% देना था और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना था। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें, ये सारी चीजें आपको भी ईब्राइट के कैरेक्टर से कह सकते हैं, या फिर ईब्राइट की जो स्टोरी हम ये पढ़ रहे हैं, आपको ये सारी चीजें सीखनी है और अपनी खुद की लाइफ में भी इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है बच्चों, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, फिर वो डिसाइड करते हैं कि अगली नेक्स्ट टाइम जो भी मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा वो थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। और फिर वो ये सोचते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज किस चीज के बारे में है। और फिर उन्हें समझ आता है, क्योंकि मैं बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट किस में रहा है, बटरफ्लाइज में रहा है, इंसेक्ट्स में रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है बच्चों, इंसेक्ट स्पीशीज के अंदर आ जाती हैं। तो वो ये महसूस करते हैं कि जिस चीज में मेरा शुरू से ही दिलचस्पी रही है, इंटरेस्ट रहा है, क्यों ना मैं उसी फील्ड में ही आगे करूं। और ये चीज आपको भी फॉलो करनी चाहिए बच्चों, जिस चीज में आप लोगों का इंटरेस्ट है आप उस चीज में जाएं, भले ही
वो फील्ड या फिर जो आपका इंटरेस्ट है जहाँ पे है, वो लोग उसको उतना सपोर्ट ना करें, लेकिन अगर आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा उसमें है, तो यू शुड ऑलवेज फॉलो योर इंटरेस्ट। क्योंकि अगर आप वो काम करते हैं जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाएंगे। उसमें वही बात आ जाती है परफेक्शन की और बेस्ट देने वाली बात, तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म योर बेस्ट। तो फिर परफेक्शन नहीं आएगा, और परफेक्शन नहीं आएगा तो आप क्या होके रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एवरेज बन के रह जाएंगे, भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे। लेकिन अगर आपको भीड़ से बाहर निकल के क्या करना है, कुछ यूनिक करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको 100% देना है, परफेक्शन देना है। और वो सिर्फ कब आता है, जब उस फील्ड में आपका क्या हो, आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है बच्चों, जैसा कि ई ब्राइट का इंटरेस्ट किसमें था, शुरू से ही वो बता रहे हैं, इंसेक्ट्स में उनका इंटरेस्ट था। ठीक है, एंड वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, क्योंकि इंटरेस्ट इसलिए डेवलप हुआ है क्योंकि बहुत सालों से वो उसी चीज पे काम करते आ रहे हैं। हमने देखा ही था कि जब वो सेकंड ग्रेड में थे, तब से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो देखो, अब आपने अपना इंटरेस्ट चुन लिया, लेकिन इंटरेस्ट के साथ साथ आपको लाइफ में किसकी जरूरत होती है बच्चों, एक मेंटोर की जरूरत होती है, जो आपको क्या कर सके, गाइड कर सके। बिकॉज बिना गाइडेंस के कुछ भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल चाहे वो एक स्टूडेंट हो, या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एक बोट का। ठीक है, अगर बोट को सही डायरेक्शन दी जाए, शिप को सही डायरेक्शन दी जाए, जो उसका कैप्टन है, या फिर अगर हम बोट की बात करें, जो उसको जो नाव को चला रहा है, उसको सही डायरेक्शन ना दे, तो बोट गलत डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, इसलिए डायरेक्शन का जरूरी होना और गाइडेंस का होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये गाइड करने का काम कौन करता है बच्चों, या तो पेरेंट्स करते हैं, या फिर जो टीचर्स होते हैं वो आपको गाइड करने का काम करते हैं लाइफ में। इसलिए कहा जाता है कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड ऑलवेज ट्राई टू शेयर योर इमोशंस, या फिर अपने जितने भी क्वेश्चंस आपके अंदर है, अपनी क्यूरियोसिटी है, वो अपने टीचर्स के सामने क्या कीजिए, उसको शेयर कीजिए। और यहीं पे रोल होता है टीचर्स का भी, कि वो क्या करें, वो समझें कि किस बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा है, और हर पूरी कोशिश करें, अपनी पूरी ताकत लगाए बच्चे की क्यूरियोसिटी को क्या करने के, सॉल्व करने के लिए। वो जो भी आपसे सवाल पूछ रहा है, चाहे भले ही हो सकता है हर सवाल का जवाब हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन वो जवाब ढूंढा जा सकता है। आप अपने स्टूडेंट की क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उसको सही दिशा देने में, उसको सही, उसके जवाब का, उसके सवाल का सही जवाब उसको ढूंढने में। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का एक कंबाइंड एफर्ट होता है बच्चों, स्टूडेंट का भी और टीचर का भी, तब जाके एक लाइफ में हम कह सकते हैं कि हमें प्रॉपर डायरेक्शन मिल पाती है और गुड गाइडेंस भी मिल पाती है। और यही गाइडेंस लेने के लिए ई ब्राइट को पता था कि बिना गाइडेंस के वो इस फील्ड में आगे नहीं जा सकते। ही रियलाइज दिस थिंग एट अ वेरी अर्ली एज। ठीक है, बहुत छोटी सी उम्र में ही उनके अंदर ये समझ थी, और इसीलिए वो लेटर लिखते हैं किसको, डॉक्टर अर्कहार्ट को, जिनको कि वो दिल ही में, अपने ही अंदर, मन ही मन में क्या मानते थे, बल्कि डॉक्टर अर्कहार्ट उनके स्कूल के टीचर नहीं थे स्टूडेंट्स। ठीक है, आप खुद सोचिए कि जो ईब्राइट है वो कहाँ रह रहे हैं, वो यूएसए में रह रहे हैं, रीडिंग पेंसिल्वेनिया में। और डॉक्टर अर्कहार्ट जो प्रोफेसर है वो कहाँ के हैं, कनाडा टोरंटो के प्रोफेसर हैं। फिर भी देखो जो बॉन्ड है उनके अंदर, वो बहुत दूर रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन जो एक बॉन्ड है वो बन चुका है। वो उनको क्या समझते हैं, अपना मेंटोर समझते हैं, और उनसे आइडियाज के लिए लेटर लिखते हैं। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट्स। और ये देखो, यहाँ पे बात हुई थी स्टूडेंट की, स्टूडेंट सवाल पूछेगा अपने टीचर से, और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, जो कि यहाँ पे अर्कहार्ट ने किया। उन्होंने उनको बहुत सारे आइडियाज के सजेशंस जो थे वापस भेजे, कि तुम इन चीजों में अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और इन सब की वजह से क्या हुआ बच्चों, ये जो भी आइडियाज उन्होंने दिए थे, दोस केप्ट ईब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। और इन्हीं सब आइडियाज के, जो आइडियाज, सोचो डॉक्टर अर्कहार्ट बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, या फिर कह सकते हैं साइंस की फील्ड में बहुत बड़ा नाम था उनका, वो अपने आइडियाज को किसके साथ शेयर करते हैं, ईब्राइट के साथ शेयर करते हैं। और इन्हीं आइडियाज में जो ईब्राइट थे वो अपना व्यस्त समय व्यतीत करते हैं। तो देखो यहाँ पे घूम फिर के बात यही आती है कि आप अपना जो टाइम है उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि आप उनको सही चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप गलत जगह अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ईब्राइट ने क्या किया, ईब्राइट ने अपने उस समय को कहाँ इन्वेस्ट किया, जहां पे कि बाकी बच्चे हो सकता है अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, उन्होंने अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने इन्वेस्ट किया कहाँ पे, जितने भी सजेशंस डॉक्टर अर्कहार्ट ने ईब्राइट को दिए थे, उन्होंने उन सभी सजेशंस पे काम करना शुरू किया। और इसी वजह से वो क्या रहते थे, हमेशा उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स और आइडियाज में ही बिजी रहते थे, उनपे ही कुछ ना कुछ वर्क करते रहते थे। और इस वर्क करने का, दिस डज नॉट गो इनटू वेन, वो चीज वेस्ट नहीं हुई, बल्कि उन चीजों ने ही उन्हें क्या दिलाया बच्चों, प्राइजेस दिलाए। और कहाँ पे दिलाए, काउंटी लेवल पे भी दिलाए, इवन इंटरनेशनल साइंस फेयर्स भी जो हुए, वहां पे भी उन्होंने अवार्ड्स
जीत गए। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने देखा था कि ई ब्राइट जब 8th ग्रेड में एंटर करते हैं तो उनका प्रोजेक्ट क्या रहता है? उनका प्रोजेक्ट रहता है एक डिजीज के बारे में, जो कि क्या कर रही थी, मोनार्क कैटरपिलर की डेथ का कारण बन रही थी। तो उस पे जब रिसर्च करते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये जो डिजीज है ये स्प्रेड हो रही है किसके वजह से? बीटल्स के वजह से। और अब सिर्फ और सिर्फ ये तो उनका क्या था, एक अंदाजा था, और अंदाजे के बेसिस पे बच्चों वो क्या कर सकते थे, वो इस चीज को प्रूव नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, इसका एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कैटरपिलर्स और बीटल्स को साथ में ही रेज किया अपने ही बेसमेंट में। ठीक है, वो क्या करते हैं, जहां पे कैटरपिलर होता है उसी के साथ में एक बीटल को भी रख देते हैं। फिर और ऐसे ही सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट नहीं करते, ऐसी काफी सारी ऑब्जर्वेशंस वो देखते हैं। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बीटल्स की वजह से वो बीमारी स्प्रेड नहीं हो रही। लेकिन इस चीज को वो सामने रखते हैं अपने प्रेजेंटेशन में और वहां पे वो जीत भी जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इस तरह से आगे बढ़ते हैं चीजें। अगले साल वो क्या करते हैं, वाइसरॉय बटरफ्लाईज और मोनार्क बटरफ्लाईज को स्टडी करते हैं, जिसमें वो ये जानते हैं कि वाइसरॉय बटरफ्लाई अपने आप को कॉपी करती हैं मोनार्क बटरफ्लाईज में, ताकि जो बर्ड्स हैं वाइसरॉय को ना खा सकें। क्यों ना खा सकें? क्योंकि बर्ड्स को मोनार्क बटरफ्लाईज खाने में अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए वो मोनार्क बटरफ्लाईज को नहीं खाती थी। दे डू नॉट ईट मोनार्क बटरफ्लाईज। सो दीज वाइसरॉय बटरफ्लाईज स्टार्टेड कॉपिंग मोनार्क बटरफ्लाईज सो दैट दे कुड बी सेव्ड बाय द बर्ड्स, ताकि बर्ड्स उन लोगों को ना खाएं, इसलिए वो कॉपी करना शुरू कर देती हैं। ये सारी चीजें हमने देखी थी बच्चों। ठीक है, तो ये उनका प्रोजेक्ट रहा। फिर उसके बाद जब वो सेकेंड ईयर में आ जाते हैं, हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में, वो स्टडी करते हैं इंसेक्ट हार्मोन्स के बारे में, कि इंसेक्ट के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में वो स्टडी करना शुरू करते हैं। जहां पे वो ही अराइव्स टू अ न्यू थ्योरी, उनको एक नई थ्योरी पता चलती है जिसको नाम देते हैं लाइफ ऑफ सेल्स। ठीक है, लाइफ ऑफ सेल्स के बारे में एक नई थ्योरी उनको मिलती है, और इस क्वेश्चन के थ्रू वो ये जान पाते हैं, इस थ्योरी की वजह से वो जान पाते हैं, जो कि बहुत वक्त से ये सवाल सभी लोगों के मन में था, कि जो मोनार्क बटरफ्लाईज का जो प्यूपा होता है बच्चों, ठीक है, हमने फेज देखा था ना, कि सबसे पहले क्या होता है, एग्स होते हैं, फिर कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद प्यूपा बनता है। तो प्यूपा मोनार्क जो होते हैं उन पे क्या होता है, 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स क्यों रहते हैं? ठीक है, तो आज तक लोग इसका जवाब क्या देते थे, कि ये सिर्फ ऑर्नामेंटल है, यानी कि सजावट के लिए ही होते हैं, ये जस्ट लुक्स के लिए होते हैं। बट डॉक्टर अर्कहर्ट भी इस बात पे बिलीव नहीं करते थे। ही डिड नॉट बिलीव दैट कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्नामेंटल रीजंस की वजह से है। ठीक है, बट वो आंसर नहीं ढूंढ पाए थे। लेकिन जो उनका स्टूडेंट था, कौन, ई ब्राइट, वो इस बात को जान लेता है कि ये दे आर नॉट जस्ट ऑर्नामेंटल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मोनार्क बटरफ्लाईज। जो ये 12 गोल्डन स्पॉट्स हैं वो क्या करते हैं, दे सिक्रीट अ हार्मोन, और वो हार्मोन क्या करता है, उनकी ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इस बात का जवाब वो ढूंढ लेते हैं, और इस वजह से बच्चों उनको फिर से प्राइज मिलता है अपने उसमें, जिस साइंस फेयर में जहां पे भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद वो आ जाते हैं हाई स्कूल के सीनियर्स उसमें, जहां पे कि वो मोनार्क प्यूपास पे और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फिर हमने देखा था, क्योंकि वो इतने ज्यादा फेमस होते चले जा रहे थे, क्योंकि साइंस एक्सपेरिमेंट्स में वो जीत रहे थे, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कहाँ पे काम करने की बच्चों, आर्मी लेबोरेटरी की में भी काम करने की। जहां पे वो क्या करते हैं, ही ग्रू सेल्स फ्रॉम मोनार्क विंग्स, वो जो मोनार्क बटरफ्लाईज होती है उसके विंग्स से एक नए सेल को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। इंश्योर दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम दी गोल्ड स्पॉट्स। और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी वो ये कर देते हैं, कि अगर जो सेल्स हमने मोनार्क बटरफ्लाईज के विंग से लिए हैं, वो खुद को अपने आप को एक डेवलप करके एक एडल्ट बटरफ्लाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक मोनार्क बटरफ्लाई बनाया जा सकता है। लेकिन उसके पीछे एक शर्त है, कि अगर उन सेल्स को क्या फेड किया जाए, फेड यानी कि क्या खिलाया जाए, उनको वो हार्मोन्स दिए जाएं जो कि उन 12 गोल्ड स्पॉट से आ रहे थे, जिनके बारे में हमने अभी बात करी। जो मोनार्क प्यूपा में 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, वहां से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, अगर वो इनको दिया जाए, इन सेल्स को दिया जाए, तो ये अपने आप को डेवलप करके क्या बना देंगे, एक एडल्ट मोनार्क बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर द जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। ठीक है, ये इतना
आप कह सकते हैं इतनी बड़ी डिस्कवरी थी कि इस वजह से उनको फर्स्ट प्राइज मिल जाता है इंटरनेशनल फेयर में। ही स्पेंड द समर, उसके बाद जो समर वेकेशंस आती हैं उनको वो कहाँ स्पेंड करते हैं बच्चों? आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी, और फिर से वो और काम करते हैं आर्मी लेबोरेटरी में एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जो यूएस डिपार्टमेंट का जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट होता है वहां पे भी वो अपने समर वेकेशंस को स्पेंड करते हैं। तो यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं बच्चों कि आप अपने समय को, अपने वेकेशंस को ऐसे ही वेस्ट ना किया करें। ईब्राइट की लाइफ से कुछ सीखें कि उन्होंने किस तरह से अपने समय को सही चीजों में, सही जगह में अपनी एनर्जी और साथ ही साथ अपने समय को इन्वेस्ट किया था। जहां पे और बच्चे समर वेकेशंस में एंजॉय करा करते थे अपने दोस्तों के साथ, वो एंजॉय ना करके वो क्या कर रहे थे? वो रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। द फॉलोइंग समर The following summer, after his freshman year at Harvard University, E. Bright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. और इस चीज में वो इतना ज्यादा घुस चुके थे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाने के बाद वो इस पे और ज्यादा रिसर्च करते हैं इन हॉर्मोन्स पे। ठीक है बच्चों, जो गोल्ड स्पॉट से जो हॉर्मोन्स आ रहे हैं उन पे और ज्यादा रिसर्च करते हैं यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। क्यों? क्योंकि अब उनको और भी ज्यादा और अच्छे और बेटर इंस्ट्रूमेंट्स भी मिल रहे थे। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हॉर्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। वो क्या कर पा रहे थे? हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, उसको भी वो देख पा रहे थे। ठीक है बच्चों, a year and a half later during his journey Ebright got the idea for his new theory about the cell life। ठीक है, और 1-1.5 साल तक काम करने के बाद जब वो अपने जूनियर ईयर में थे, ईब्राइट को क्या मिला? एक नया आइडिया मिला जो उनकी नई थियरी थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीजीआईसी फाजिलपुरमा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जीजीआईसी फाजिलपुरमा, हैंड रेज करो बच्चों अगर आवाज आ रही है तो। ठीक है, वेरी गुड। आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट से एक बार माइक लेके बता दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? अपना नाम बताइए। सर शोभा विश्वकर्मा। ओके, थोड़ा तेज से बोलना। आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? 10th क्लास। क्लास 10th की। अच्छा, तो बच्चों जो चैप्टर अभी क्लास में चल रहा है वो आप लोगों को समझ आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है बच्चों, आप बैठ सकते हैं और ध्यान से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, चैप्टर कंटिन्यू करते हैं आगे। तो जो ईब्राइट थे वो अपनी जो सेल लाइफ की थ्योरी थी उस पर और काम करने लग जाते हैं। इट केम वाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन। ठीक है, और उस पे वो काम करना शुरू कब करते हैं बच्चों? जैसे कि हमने पढ़ा कि वो आर्मी लैब में काम कर रहे होते हैं, जहां पे कि उनके पास क्या है? सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब हाई लेवल के काफी अच्छे डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास होते हैं, जहां पे कि वो उस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को भी देख पाते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही होगा बच्चों, आप लोग साइंस में, केमिस्ट्री में केमिकल स्ट्रक्चर्स बनाना सीख रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हार्मोन्स होते हैं ना बच्चों, हमारी बॉडी में हो गए या फिर इंसेक्ट्स हो गए, उनकी बॉडी में भी हार्मोन्स होते हैं, तो उनका भी वो क्या, हार्मोन्स क्या है? एक केमिकल है, और केमिकल जो होगा उसका कुछ ना कुछ केमिकल स्ट्रक्चर डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो उसके केमिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं, इवन साथ ही साथ केमिकल स्ट्रक्चर का वो क्या भी देख लेते हैं? एक्सरे। एक्सरे तो आप सभी ने देखा ही होगा बच्चों कि एक्सरे कैसा होता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में कोई बोन में क्रैक आ जाता है या फिर कुछ भी आता है तो डॉक्टर एक्सरे लेने के लिए कहता है। ठीक है, तो एक्सरे सिर्फ और सिर्फ बॉडी के बोन्स का ही नहीं लिया जाता, इवन केमिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका भी एक्सरे लिया जाता है। तो वो क्या करते हैं? उस हार्मोन के एक्सरे को स्टडी करते हैं, और जब वो उसे स्टडी करते हैं, when he saw those photos, Ebright did not shout Eureka or even I have got it. But he believed that along with his findings about insects hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles। ठीक है, ये बताते हैं कि जब वो इन एक्सरेज की फोटोज को स्टडी कर रहे होते हैं ना बच्चों, तो उनको कुछ नई चीज खोज, एक कह सकते हैं एक नई डिस्कवरी उनके सामने आती है। और जब नई डिस्कवरी उनके सामने आती है तो यहाँ कह रहे हैं कि वो कोई चिल्ला के पागल नहीं हो जाते और यूरेका नहीं चलाने लग जाते। अब यूरेका टर्म कितने बच्चों को याद है कि यूरेका कौन सा साइंटिस्ट था जो यूरेका यूरेका चिल्लाता है? किसी बच्चे को याद है?
कि कौन सा साइंटिस्ट था जो यूरेका कहता है? अगर आपने साइंस में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर अगर बच्चों पढ़ा होगा, ठीक है, कौन सा चैप्टर? ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, जिसमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप पढ़ते हैं बच्चों। उसमें आपने देखा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कितने बच्चों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है? एक बार हैंड रेज कर दो अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा है तो। क्या होता है बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल? तो उसी आर्किमिडीज की ये बात हो रही है। जिस दिन वो इस प्रिंसिपल को ढूंढता है, ठीक है, तो वो क्या करने लग जाता है? खुशी से इतना पागल हो जाता है कि चिल्लाने लग जाता है यूरेका यूरेका। और यूरेका क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक भाषा का एक वर्ड है। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी चीज में जीत हासिल कर लेते हैं, या हमें, जैसे आप मान लीजिए क्लास में फर्स्ट आ गए या फिर आपने कोई प्राइज जीत लिया, तो आप खुशी से चिल्लाते हैं ना, तो उसी तरह से ये भी चिल्लाने लग जाता है कि यूरेका यूरेका, मैंने कोई नई चीज ढूंढ ली। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ बताया जा रहा है कि जब ईब्राइट नई चीज ढूंढते हैं, जो वो एक्सरे की फोटोज को स्टडी करते हैं, तो वो यूरेका नहीं चिल्लाते, बल्कि वो क्या करते हैं? बट ही बिलीव दैट अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स, जो उन्होंने जो चीज ढूंढी है वो जो बायोलॉजी है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट क्या है बच्चों? ईब्राइट कौन से सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं? बायोलॉजी। ठीक है, अगर आप इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, वो क्या हो जाता है? बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट हो जाता है। तो बायोलॉजी का जो बहुत बड़ी पजल थी, पजल यानी कि पहेली थी या उलझन थी, उसको उन्होंने सॉल्व कर दिया था। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। और वो उलझन क्या थी बच्चों? आज से पहले सब लोग ये बात परेशान होते थे इस चीज को, कि जो सेल्स होते हैं ना, वो अपने डीएनए को कैसे रीड कर पाते हैं। अब यहाँ पे आपसे ये सवाल मुझे पूछना पड़ेगा बच्चों कि डीएनए क्या होता है? कितने बच्चों को पता है कि डीएनए क्या होता है और डीएनए कैसे काम करता है? कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्हें डीएनए के बारे में पता है? अगर बच्चों नहीं पता तो आपको पता करना चाहिए। ठीक है, आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, आप पता कीजिए कि डीएनए क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आप अपने साइंस के टीचर से भी पूछ सकते हैं कि सर हमें बताइए कि डीएनए क्या होता है। ठीक है, मैं आपको हल्का फुल्का डीएनए के बारे में बता देता हूँ। डीएनए क्या होता है बच्चों? जैसे आपने देखा होगा, ये मदर होती हैं और ये फादर होते हैं। ठीक है, मदर और फादर का क्या होता है? मान लीजिए कोई भी ऑफस्प्रिंग है, यानी कि जो उनका बच्चा होता है, जो बेबी होता है, उस बेबी में कैरेक्टरिस्टिक्स जो आते हैं वो किसके आते हैं? दोनों के आते हैं। मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं और फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं। ठीक है, अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आईज का कलर, आंखों का रंग, ठीक है, बालों का रंग, हाइट, स्किन का कलर, कुछ भी चीजें वो सब क्या हो सकती हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आती हैं? डीएनए के थ्रू ही आती हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं बच्चों डीएनए। डीएनए एक तरह से क्या है? आपके पेरेंट्स की हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है। क्या कह सकते हैं हम इसे? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ना, तभी तो हम जो दिखने में कैसे लगते हैं, अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं ना, वो इसी वजह से मिलते जुलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अपने पेरेंट्स के क्या आए रहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स आए रहते हैं। ठीक है, और वो किसके थ्रू आते हैं? वो डीएनए के थ्रू ही आते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? हाँ, तो उन्होंने इसी चीज को, जो ये सवाल लोगों के सामने था कि डीएनए कैसे कॉपी करता है इस बात को, इस चीज को कैसे रीड करता है, क्योंकि हम सब क्या है? सेल से बने। ठीक है, हम शुरुआत में क्या थे बच्चों? एक सेल ही तो थे। सेल से डेवलप होते होते हम क्या बने? इतनी बड़ी हमारी बॉडी बनती है। तो जो सेल है वो ये सारी चीजें कैसे रीड कर पाता है? डीएनए इज द, अब यहाँ पे बताया भी गया कि डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है, एक चीज, एक सब्सटेंस होता है। कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। अब अगर आपने सेल पढ़ा है, सेल चैप्टर अगर आपने पढ़ा है क्लास 9th का, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल एक चैप्टर है। ठीक है, अगर उसमें आपने पढ़ा है सेल के बारे में, तो आप जानते होंगे बच्चों कि सेल क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक है, और सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। उन्हीं में से क्या होता है? एक न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स, क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ये सारी बहुत सी चीजें होती हैं। तो उन्हीं में से एक चीज क्या भी होती है? डीएनए भी सेल के अंदर ही मौजूद होता है, न्यूक्लियस में। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ये डिटरमाइन करता है कि जो सेल होगा उसकी क्या फॉर्म रहेगी और वो कैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो लाइफ का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट आपको पता है? जैसे कि
हम कई बार क्या करते हैं बच्चों, एक पेपर के नीचे ब्लू कार्बन पेपर लगाते हैं ना, और फिर जब हम लिखते हैं तो वो सारी चीज छप के नीचे आ जाती है। तो उसी तरीके से अगर हमें किसी सेल की कॉपी करनी है तो हमें क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। और हम क्या हैं, हम अपने आप में अपने पेरेंट्स की ही तो कॉपी हैं, ठीक है। इस तरह से ये कॉपी चली आ रही है बहुत समय से। हमारे पेरेंट्स हमारे जो कह सकते हैं एंसेस्टर्स हैं, उनकी कॉपी है। तो ये कॉपी आगे चलती जा रही है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। इस ब्लूप्रिंट को आगे कॉपी करता रहता है डीएनए। यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all the night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together, they later wrote the paper that explained the theory. अब देखो, इसी की बात कर रहा था बच्चों, मैं इसी जज्बे की बात कर रहा था। देखो, जो ईब्राइट है, जैसे ही वो इन फोटोज को स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो पूरी रात भर उनका और उनका जो रूममेट होता है, उनका दोस्त, उसका नाम बताया गया है जेम्स आर वोंग, ये क्या करते हैं, पूरी रात भर सोते नहीं है, बल्कि पूरी रात भर काम करते रहते हैं इसी चीज के पीछे कि वो प्लास्टिक मॉडल्स बनाते हैं और साथ ही साथ लिखते भी हैं, पेपर्स लिखते हैं और इस चीज को, अपनी थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो उन्होंने क्या करी है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा है। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड ईब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510. Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. ठीक है। जिस रिचर्ड ईब्राइट को आज से पहले कोई भी नहीं जानता था, ठीक है, क्योंकि वो क्या क्या थे, बहुत ज्यादा फेमस नहीं था, हर वक्त अपने काम में ही बिजी रहते थे। तो उसको जैसे ही वो इस रिसर्च पेपर को सबके सामने लाते हैं, तो क्या हो जाता है, अचानक से पूरे स्कूल में, पूरे कॉलेज में, आप कह सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में थे वो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे, जो कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है बच्चों, ठीक है। वहां पे फेमस हो जाते हैं और वहां पे वो क्या करने लगते हैं, रिसर्च का काम करने लग जाते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं अपनी इसी थ्योरी पे। कौन सी थ्योरी पे काम कर रहे हैं बच्चों? वो सेल थ्योरी पे काम कर रहे हैं। क्लियर है? If the theory proves correct, it will be a big step towards the understanding the process of life. अगर उनका जो एक्सपेरिमेंट है, जो इनकी थ्योरी है, ठीक है, क्योंकि अभी तक ये प्रूव नहीं हो रखी, अगर ये थ्योरी सही प्रूव हो जाती है तो क्या हो जाएगा, एक बहुत ही बड़ा, क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा कदम हो जाएगा प्रोसेस ऑफ लाइफ को समझने में, ठीक है। क्योंकि साइंटिस्ट शुरू से ही जो लाइफ का प्रोसेस है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर। और अगर ये सही प्रूव हो जाती है उनकी थ्योरी, तो जो कैंसर होता है बच्चों, उस कैंसर को क्योर करने के भी काफी सारे तरीके या फिर प्रिवेंट करने के तरीके ढूंढे जा सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ईब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और ये सब किस वजह से पॉसिबल हो पाया? ईब्राइट की जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, जो उनकी जिज्ञासा थी, हर वक्त नई चीजें जानने की जो उनकी इच्छा थी, उस वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाएगा। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू द थ्योरी अबाउट द सेल लाइफ। ठीक है, जो सोचो हाई स्कूल में, वही क्लास 10th में उन्होंने क्या शुरू किया था, इन हार्मोन पे काम करना शुरू किया था। और वो काम करते चले गए, नए नए सवाल आए, नई नई कठिनाइयां आई उनके सामने, लेकिन वो रुके नहीं और फिर भी काम करते चले गए। और सोचो बच्चों, उन्होंने सिर्फ एक हार्मोन पे काम करना शुरू करा था और वो कहां तक पहुंच गए, इतनी बड़ी सेल थ्योरी पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जो कि सोचो इतनी बड़ी डिजीज, कैंसर जैसी डिजीज, जिसका कि सोल्यूशन अभी तक साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं लेकिन अच्छे से ढूंढ नहीं पाए, उस पे उन्होंने क्या कर दिया था, एक बहुत बड़ा रिसर्च सामने लेकर के वो आ गए थे। रिचर्ड ईब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। और हम देख ही रहे हैं इस चैप्टर में, अगर आपने ये चैप्टर शुरू से पढ़ा होगा, तो रिचर्ड ईब्राइट का जो इंटरेस्ट जागा साइंस में, वो कहां से जागा, जब उन्होंने बचपन में बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू किया। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। इसीलिए कहते हैं बच्चों कि जब आप जिस एज में आप हैं अभी, अब जिस एज में है, उस एज में अगर आप अपने एनर्जी को, अपने माइंड को अगर आप सही डायरेक्शन दे देते हैं, सही चीजों में अपने माइंड को लगाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी चीजें लाइफ में अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि रिचर्ड ईब्राइट ने बचपन में ही बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू किया और उसी वजह से देखो आज साइंस की फील्ड में उन्होंने इतना बड़ा नाम अपना बना लिया है। लेकिन ऐसा ही नहीं कि उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ साइंस में ही था, वो साथ ही साथ क्या भी करते थे बच्चों, दूसरी चीजें भी किया करते थे। ठीक है, आप कह सकते हो वो अपने आप में एक ऑलराउंडर थे। वो डिबेट चैंपियनशिप भी जीतते थे। ठीक है, डिबेट आपको पता ही है, वाद विवाद जो चैंपियनशिप होती है, उसमें भी वो फर्स्ट आए। एंड पब्लिक स्पीकर, वो एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर भी थे, मतलब काफी अच्छा वो बोल लेते थे किसके, इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। एंड अ गुड कैनोइस्ट। कैनोइस्ट क्या होता है बच्चों, आपने एक छोटी सी नाव देखी होगी, ठीक है, इस तरह की एक स्मॉल बोट रहती है जिसमें एक सिंगल इंसान बैठा रहता है और वो क्या करता है, पैडल करता है।
ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छे कैनोइस्ट भी थे एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, और आउटडोर एक्टिविटीज भी करते थे। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ने में अच्छे थे तो सिर्फ पढ़ाई करते रहते थे पूरे दिन भर, नहीं, आउटडोर एक्टिविटीज भी करते थे। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो एक बहुत एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, और खासकर वो फोटोज किसकी खींचते थे बच्चों, नेचर की और साइंस की, साइंटिफिक जो एग्जीबिशंस होती है उनकी वो फोटोज लिया करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा जो लास्ट पैराग्राफ है इसका रह जाता है, इसको हम मे बी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हम इस चैप्टर को कर चुके हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक दो पैराग्राफ और रह गए, इसको आप क्या करें, खुद से भी सेल्फ स्टडी करें घर जाके और इसको पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी नहीं तो हम तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। टिल देन बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।